starting with the name of Allah Almighty. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। टॉपिक का क्या नाम है? रॉकेट प्रोपल्शन। हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें प्रोपल्शन के कंसेप्ट का पता होना चाहिए, फिर जाकर आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो प्रोपल्शन का मतलब है पुश फॉरवर्ड। क्या मतलब है प्रोपल्शन का? पुश फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं रॉकेट किस तरह काम करते हैं। स्टूडेंट, रॉकेट जो हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और न्यूटन का थर्ड लॉ आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसमें आप बात करते हो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो रॉकेट है वो वर्क करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। कैसे वर्क करते हैं इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। तो अब इसमें बात करता है कि रॉकेट की बैक पर एक इंजन होता है, उस इंजन में फ्यूल की बर्निंग करवाई जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है? फ्यूल की बर्निंग में लिक्विड और सॉलिड दोनों अपना इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की कंबशन की जाती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबशन होगी तो एज अ रिज़ल्ट जो है, जो आपका रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो फ्यूल है बर्न होने के बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन किया जो मैंने लिखा, रॉकेट जो है वो वर्क करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर। दोबारा सुन लें। इसमें कहता है जब रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबशन होती है तो क्या होता है, इनकी कंबशन के नतीजे में जो रॉकेट होगा वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो फ्यूल होगा बर्न होने के बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आई थिंक आपको याद है कि जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वो भी तो यही है ना, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अभी भी यही बात हो रही है, रॉकेट आगे की तरफ जा रहे हैं। जो बर्निंग है फ्यूल की, ठीक है, फ्यूल बर्न होने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रॉकेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, रॉकेट को स्पेस में हम भेजना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? रॉकेट को हम कहाँ भेजें? स्पेस में, किसी भी पर्पस के लिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। रॉकेट को हम स्पेस में भेजना चाह रहे हैं फॉर एनी पर्पस। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन जो है, ज़मीन हर बॉडी पर, हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है। हम चाहते हैं कि रॉकेट जो है हम उसको भेजें स्पेस में। रॉकेट को जब हम स्पेस में भेजना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी एजेंट होनी चाहिए, कुछ ऐसा सोर्स हो कि जो ग्रेविटी के असर से रॉकेट को आज़ाद करवा सके। अब रॉकेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए उसको कोई अपथ्रस्ट चाहिए, कोई उछाल की फोर्स चाहिए, ताकि उस उछाल की फोर्स को, उस अपथ्रस्ट को यूज़ करते हुए जो रॉकेट है वो ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए जिस पर्पस के लिए हम उसको भेज रहे हैं स्पेस में, वो वहाँ चला जाए। इस सारे काम के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है रॉकेट को। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए रॉकेट को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब होता क्या है, जब गैसेस बर्न होती हैं तो यहाँ से एक मिलता है पुल। रॉकेट को गैसेस के बर्न होने से क्या मिलता है? एक पुल मिलता है। अच्छा, जैसे ही रॉकेट को पुल मिलता है ना, तो रॉकेट जो है वो स्पेस में जा पहुँचता है, ग्रेविटी के इफेक्ट से निकल जाता है। अब होता क्या है, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल की बर्निंग के साथ साथ रॉकेट का मास कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताती हूँ मैं आपको। रॉकेट का मास कम होना शुरू होता है। जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होगा, तो आपने पहले भी पढ़ा था, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम हो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। रॉकेट का मास कम हुआ, फ्यूल के बर्न होने से मास कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, मास क्यों इसका जो है कम हो गया रॉकेट का बर्निंग के साथ साथ? जो आपके पास टिपिकल रॉकेट है ना, तकरीबन वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से मास को, इसको फ्यूल को कंज्यूम करते हैं। जो आपके पास टिपिकल रॉकेट हैं वो कितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं? 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। अब जितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा उतनी जल्दी जल्दी जो रॉकेट का है वो मास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जो रॉकेट हैं वो बर्नड गैसेज जो इजेक्ट हो रही हैं रॉकेट की टेल से, इसी इजेक्शन की वजह से जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। जो गैसेस रॉकेट की टेल से इजेक्ट हो रही हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उन गैस की जो स्पीड ऑफ इजेक्शन है वो है 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है वो रॉकेट मूव कर रहा है। मास कम हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मास कम होने का एक और कंसेप्ट भी है। रॉकेट में 80% फ्यूल होता है। रॉकेट का अपना मास बहुत कम है। 80% जो हिस्सा है, जो 80% मैस है वो रॉकेट में किसका है? वो फ्यूल का है।
जैसे जैसे फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट होगी तो रॉकेट का जाहिर सी बात है अपना मास कम है, फ्यूल जितना ज़्यादा बर्न होगा मास उतना कम होगा, रॉकेट की जो मूवमेंट होगी, जो रॉकेट की स्पीड होगी वो उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा मास कम स्पीड ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा, तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। किसका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम रॉकेट के एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। आपकी बुक में ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक लिखा हुआ है, आपने इसको बुक से भी लाजमी रीड करने, जाहिर सी बात है थ्योरी के बगैर तो काम नहीं चल सकता। ये डायग्राम बनाई हुई है आपने, बुक में बनी हुई है, तो आपने भी लाजमी बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ये इन्होंने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली हुई है बहुत डायरेक्ट स्टेप में, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, इसको आपने ड्राइव करके निकालना है। आपके पास ना यहाँ पर इक्वेशन आपने ये पढ़ी हुई है, F इक्वल डेल पी ओवर टी, बहुत फेमस इक्वेशन है ये, फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक से निकाली है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर आपने पढ़ा हुआ जो मोमेंटम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन स्टार्ट रॉकेट क्या था, शुरू में रॉकेट रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसको कोई क्या मिली, उसको कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद उसको क्या मिली, फाइनल वेलोसिटी मिली। तो इसको इस इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन बनी F इक्वल एम डेल वी ओवर टी। डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी उसकी कुछ ना कुछ, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसको आगे इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर देखें जो डेल वी है, वी एफ माइनस वी आई लिखा है मैंने। जो वी एफ है वो किसके बराबर कर दिया, वी के बराबर कर दिया, और जो वी आई है उसको किसके बराबर कर दिया, उसको हमने 0 के बराबर कर दिया। तो डेल वी को आप लिख सकते हैं वी माइनस 0। अब इसी पीछे वाली इक्वेशन जो आपके पास थी, एफ इक्वल, प्रीवियस इक्वेशन थी F इक्वल एम डेल वी ओवर टी। डेल वी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये वाला v माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी। वो कहता है अगर टाइम आप 1 सेकंड पुट कर दें तो यहाँ से आएगा F एज इट इज़ आ जाएगा, M एज इट इज़ आ जाएगा, V आ जाएगा, T की जगह क्या पुट किया, 1 किया तो ख़त्म हो गया, ये आ गया F इक्वल एम वी। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल एम ए, बहुत मेजर इक्वेशन है। जो M है ये मास ऑफ रॉकेट है, ठीक है, कैपिटल M जो है वो क्या है, मास ऑफ रॉकेट है। आप देखें इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड और 5 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को और 5 को कंपेयर किया, तो यहाँ से मिला आपको एम ए इक्वल एम वी। आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हो गया A इक्वल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू वी। ये जो M है कैपिटल M, ये मास ऑफ रॉकेट है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे जैसे फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट होगी मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास कम होने से मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके रॉकेट में जो 80% है वो तो फ्यूल है। रॉकेट का अपना मास कम है, जैसे जैसे फ्यूल की बर्निंग होगी तो मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज़ होगा, बाकी सारे फैक्टर इंक्रीज़ होंगे। तो रिज़ल्ट ये निकला, व्हेन फ्यूल इन द रॉकेट इज़ बर्न, जब रॉकेट में फ्यूल की बर्निंग होती है और जो इजेक्टेड मैस ऑफ रॉकेट है वो डिक्रीज़ होगा। जैसे ही मैस ऑफ रॉकेट डिक्रीज़ होगा तो उसमें मौजूद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था रॉकेट प्रोपल्शन, थ्योरेटिकल टॉपिक था। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको आपने लाजमी रीड आउट करना है, डायग्राम भी बनानी है। यहाँ तक ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।